गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हम इसके कर चुके हैं और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर लिया हमने। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी कर लिया, इसका स्कोप कर लिया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कर लिया, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हमने समझ लिए हैं, डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हमने कर लिया, डोमेस्टिक इनकम हमने पढ़ लिया, नेशनल एग्रीगेट्स कर लिए। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मोर देन वंस while estimating national income is called double counting. It leads to overestimation of national income, so it is called problem of double counting. Ways to solve the problem of double counting: by taking the value of only final goods by value added method. तो क्या है कि जब सेम गुड की वैल्यू को यानी कि सेम कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग। ठीक है, जब एक गुड को एक से ज्यादा बार काउंट करके नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, जैसे फार्मर व्हीट सेल करता है 100 रुपीज। ठीक है, अब जो फ्लोर मिल है, आटा बनाने वाली जो मिल है, ठीक है, वो फ्लोर बना के सेल करती है। ठीक है, फ्लोर बना के सेल करती है कितने का? 150 का। ठीक है, अब जो बेकरी है वो ब्रेड बनाती है। ठीक है, बेकरी ने क्या बनाया? ब्रेड बनाया, वो कितने का बेच रही है? 200 का। ठीक है, तो अगर हम 100 प्लस 150 प्लस 200 तीनों को काउंट कर लिया, ठीक है, टोटल आया 450। इस 450 रुपीज को हम ले लेंगे तो ये क्या हो गया? डबल काउंटिंग, क्योंकि एक ही कॉमोडिटी को हम एक से ज्यादा बार काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले व्हीट था, ठीक है, व्हीट से फ्लोर बन गया, फ्लोर से फिर ब्रेड बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये हम एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं एक ही कॉमोडिटी को। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? अगर करेक्ट जीडीपी में हम इसको इंक्लूड करें तो सिर्फ जो फाइनल हमारा होगा ना, फाइनल क्या है? बेकरी ब्रेड। ठीक है, तो ये जब एक ही बार हम काउंट करेंगे 200 रुपीज, तो ये क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? एक ही कॉमोडिटी को एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में काउंट करके इंक्लूड करना, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेके, ठीक है, दूसरा है बाय वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकम। इनकम के अंदर तीन तरह की इनकम आ जाएंगी: प्राइवेट इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो प्राइवेट इनकम कौन सी इनकम होती है? प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर्स यानी कि हाउस होल्ड्स प्लस प्राइवेट फर्म्स वो सभी सोर्सेस से मिलती हैं। ठीक है, सभी सोर्सेस से मिलती हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर रहकर अर्न करें चाहे इंडिया के
बाहर, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम। ठीक है, जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उसको सैलरी भी आ रही है फैमिली में 8 लाख, ठीक है, पेंशन भी आ रही है 50,000, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सभी सोर्सेज को मिला के, ठीक है, सैलरी को भी इंक्लूड कर लेंगे, पेंशन को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम कितनी आ रही है? 8,50,000, ठीक है, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम कौन सी इनकम होती है? ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में रिसीव करते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जो एक्चुअल में हाउस होल्ड्स रिसीव करते हैं, दैट इज पर्सनल इनकम। इसके अंदर भी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। जैसे सैलरी है 7 लाख, पेंशन है 40,000, और स्कॉलरशिप है 10,000। तो पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन तीनों का टोटल, जो सभी सोर्सेस से मिलकर इनकम आ रही है हाउस होल्ड को, ठीक है, तो वो क्या है? पर्सनल इनकम। तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? तो ये पर्सनल इनकम का वो पार्ट होता है जो टैक्स देने के बाद हाउस होल्ड्स के पास खर्च या सेव करने के लिए बचा रहता है, ठीक है। कि अपनी पर्सनल इनकम में से उन्होंने टैक्स दे दिया, जो भी एक्सपेंसेस थे वो कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो उनके पास पैसा बच रहा है हाउस होल्ड्स के पास, उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। जैसे पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इसका फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। अब जैसे कि पर्सनल इनकम हमें गिवन है 6 लाख, टैक्स हमें दिया हुआ है 50,000, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा? पर्सनल इनकम में से 6 लाख में से टैक्स माइनस करोगे 50,000, तो कितना आया? 5,50,000। तो ये 5,50,000 क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि अपनी पर्सनल इनकम में से जो हमने टैक्स पे कर दिया उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये इनकम फैमिली अपनी मर्जी से कंजम्पशन या सेविंग में यूज करती है। अब ये फैमिली की चॉइस है कि उसको कंज्यूम करने हैं ये पैसे या उसको सेविंग में यूज करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों तरह की इनकम समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी मैंने आपको बताया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है।
तो वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है कि लोगों की मटेरियल वेलबींग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो जीडीपी होती है और वेलफेयर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ज्यादा जीडीपी का मतलब क्या है? कि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कि अवेलेबल है गुड्स, ठीक है। लेकिन ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का मतलब हर बार ये नहीं होता कि जो लोग हैं वो बेटर, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या वो बेटर तरीके से जी रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। इन अदर वर्ड्स, हायर जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि हायर वेलफेयर हो रहा है लोगों का, नहीं, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की जीडीपी होती हैं, ठीक है। अब वो दो तरह की जीडीपी क्या होती हैं पढ़ते हैं हम। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। क्योंकि जो जीडीपी है ना, अब जीडीपी हर बार सिर्फ क्या बताता है? प्रोडक्शन बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। लेकिन जीडीपी हैप्पीनेस या क्वालिटी को नहीं बताता कि लोगों में कितना हैप्पीनेस है या उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, ये जीडीपी नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है? प्रोडक्शन को, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, और उनको बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बेस ईयर पे उनको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। बेस ईयर यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ये तभी चेंज होते हैं जब फिजिकल आउटपुट चेंज हो रहा हो, ना कि प्राइस लेवल, ठीक है। तो इससे इसमें सिर्फ प्राइस चेंज का इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्शन कितना बढ़ा है या घटा है वही हमें पता चलता है, ठीक है, कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है, हमें ये पता चलता है रियल जीडीपी से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्राइसेस इसमें क्या है कि इसमें बेस ईयर प्राइस को लिया जाता है, ठीक है, इसमें बेस ईयर प्राइस को लिया जाता है। इन्फ्लेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता इसका, ठीक है, इन्फ्लेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। लास्ट क्लास में टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है, आप उस वीडियो को देखना, ठीक है, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं दोबारा उसको डिटेल में बताने लगूंगी तो फिर टॉपिक्स रह जाएंगे और चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, वीडियो बहुत लॉन्ग चली जाएगी, ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या होता है? जिसको बेस ईयर प्राइस के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, जिसमें फिजिकल आउटपुट ही चेंज होता है, प्राइस लेवल इतना चेंज नहीं होता, ठीक है। और हमें क्या पता चलता है कि प्रोडक्शन कितना घटा है, कितना बढ़ा है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रू इंडिकेटर होता है, और इसका इन्फ्लेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये था रियल जीडीपी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और लेकिन जो इनकी वैल्यू है वो कैसे मेजर की जाती है? करंट ईयर प्राइसेस या करंट प्राइसेस के बेस पे, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसमें फिजिकल आउटपुट और प्राइस लेवल दोनों ही चेंज होते हैं, ठीक है। ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर है और नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर
नहीं है। अब जब हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स जो है वो डिफ्लेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, करंट प्राइसेस को डिफ्लेटिंग करंट प्राइस को एस्टिमेट करता है इसमें कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी हमें गिवन है 5 लाख, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 125। ठीक है, तो अब रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना है? 5 लाख, प्राइस इंडेक्स इज 125 इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। तो ये क्या निकल कर आ गया? रियल जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर भी देख लो क्या होता है। तो प्राइस इंडेक्स को बोला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देते हैं, रिमूव इन्फ्लेशन इफेक्ट। इसको हटाकर करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, करंट प्राइस को इसमें कन्वर्ट कर देता है कांस्टेंट प्राइस में। ठीक है, तो ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? इन्फ्लेशन इफेक्ट को रिमूव करके करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको जीडीपी डिफ्लेटर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेलफेयर। ठीक है, तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है? मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल। ठीक है, अब ये कई तरह के इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, और कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो वेलफेयर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसको इकोनॉमिक वेलफेयर बोल दिया जाता है। जो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर डिपेंड करता है उसको नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का सम टोटल उसको क्या बोला जाता है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो इनकम्प्लीट है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, वो रीजंस क्या हैं? कुछ लिमिटेशंस पर कैपिटा रियल जीडीपी और जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इन दोनों का रिलेशन कई बार इनकम्प्लीट होता है कि जो जीडीपी और वेलफेयर हैं दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका रिलेशन इनकम्प्लीट होता है कुछ रीजंस की वजह से। तो वो रीजंस अब हम देखेंगे कि क्या रीजंस होते हैं वो। फर्स्ट रीजन इज नॉन मोनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, अब कुछ काम मार्केट में बाय या सेल नहीं होते, जैसे हाउसवाइफ का काम। ठीक है, और जो एक मदर अपने बच्चों के लिए कर रही है, ठीक है, खाना बना रही है या उनको पढ़ा रही है। ठीक है, और जैसे कि अपने घर की सफाई।
तो ये सब काम क्या है, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो ये लेकिन ये वेलफेयर को बढ़ाते हैं, लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन मोनेटरी एक्सचेंज, नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो वेलफेयर में तो हेल्प कर रहे हैं लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटी इज नॉट टेकन इनटू जीडीपी बट इट अफेक्ट्स वेलफेयर, मतलब दूसरों पर होने वाला इफेक्ट। एक्सटर्नलिटीज मतलब कि दूसरों पर होने वाला इफेक्ट, ठीक है। अब ये इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्सटर्नलिटीज क्या है, दूसरों पर होने वाला इफेक्ट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, जैसे एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन, अभी जैसे कोरोना में वैक्सीनेशन हुई तो वो हमारे अच्छे के लिए ही थी ना, अच्छा इफेक्ट पड़ा हमारे ऊपर, ठीक है। प्लांटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वेलफेयर को बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वेलफेयर इंक्रीज होता है। अब कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया। अब पोल्यूशन का गुड इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, बैड पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नॉइज है, इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रैफिक है, ट्रैफिक से भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेलफेयर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो वेलफेयर को इंक्रीज करते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो वेलफेयर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नलिटीज का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर जीडीपी बढ़ जाए लेकिन इनकम सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास चली जाए, ठीक है, लेकिन जो इनकम है वो सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आम लोगों का वेलफेयर तो नहीं बढ़ेगा ना, ठीक है। सिर्फ एक कैटेगरी के लोगों के लिए ही अच्छा हो रहा है ना ये। तो एक देश की जीडीपी डबल हो गई लेकिन गरीब लोग पहले जैसे गरीब ही रहे, लेकिन जीडीपी बढ़ने के बाद भी, इसीलिए जीडीपी बढ़ने के बाद भी वेलफेयर जरूरी नहीं नहीं है कि बढ़ेगा ही वेलफेयर, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोगों का वेलफेयर करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, अनइक्वालिटी बढ़ेगी रिच पीपल और पुअर पीपल में, ठीक है। अमीर लोग अमीर होते जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते जाएंगे, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से क्या है, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल प्रोडक्ट्स में नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब हर प्रोडक्ट लोगों की वेलफेयर को सेम लेवल पर इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, सेम लेवल पर इंक्रीज नहीं करता। जैसे कि मेडिसिन होगी, मेडिसिन से क्या है, सिर्फ कुछ लोगों मतलब वेलफेयर ज्यादा बढ़ाती हैं मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन से क्या होता है, वेलफेयर बढ़ रहा है। अब लेकिन लग्जरी कार्स हैं, अब लग्जरी कार्स हर कोई तो नहीं खरीदेगा ना, तो ये क्या है, सिर्फ कुछ लोगों को ही बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों को ही बेनिफिट दे रही हैं। तो दोनों क्या है, जीडीपी तो दोनों से बढ़ रही है, जीडीपी मेडिसिन से भी बढ़ रही है और लग्जरी कार से भी बढ़ रही है, लेकिन वेलफेयर पर इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है। मेडिसिन से वेलफेयर हो रहा है बट लग्जरी कार से वेलफेयर नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स में बी नेगेटिव, मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है
जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे कि सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गई, तंबाकू हो गया। अब ये क्या है, इनकी जो प्रोडक्शन है उससे जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोगों के लिए सही थोड़ी है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन में गिव फॉल्स इंप्रेशन। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ तो सकता है, महंगाई होगी तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ तो सकती है, चाहे प्रोडक्शन सेम ही रहे। जैसे 2025 और 2026 का कंपैरिजन हम करते हैं। 2025 में प्रोडक्शन थी 100 यूनिट्स, ठीक है, और प्राइस 10 एंड जीडीपी 1000। और 2026 में प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, प्राइस 15, जीडीपी 1500। ठीक है, अब चाहे जीडीपी 1000 से 1500 हो गई लेकिन प्रोडक्शन तो 100 यूनिट्स ही है ना, प्रोडक्शन तो उतना ही है, सिर्फ क्या है, जीडीपी इंक्रीज हुई है लेकिन प्रोडक्शन उतना ही है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ना रियल इकोनॉमिक ग्रोथ या वेलफेयर इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, इससे जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी भी, प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई तो ये रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है या वेलफेयर है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जीडीपी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेटर इंडिकेटर माना जाता है। इसीलिए जीडीपी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेटर इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छे से पता चल जाता है कि इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज के पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने किया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इनकम पढ़ी हमने, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी एंड वेलफेयर हमने किया, जिसमें नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा, रियल जीडीपी पढ़ा, वेलफेयर हमने पढ़ लिया। कुछ लिमिटेशंस हमने पढ़ी कि जो जीडीपी है वेलफेयर के साथ रिलेशन इनकम्प्लीट किन केसेस में हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, देखने की या तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेशनल इनकम के। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टाइम की क्या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहें और नोट्स आपको मिल जाएंगे सृष्टि क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जिसने अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।